भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय कहा जाने वाला आपातकाल। और आज इससे जुड़े हुए टॉपिक को हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम समझें। और पहले मैं आपको थोड़ा सा घटनाक्रम को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपातकाल से पहले एक पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि को आप समझेंगे तब आप आपातकाल को समझें। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको आपातकाल के बारे में बता देता हूं। भारत के संविधान अनुच्छेद 352 में आपातकाल को लेकर चर्चा की गई। ठीक है, अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी के बारे में चर्चा है, आपातकाल को लेकर के डिस्कशन है। 352 में 3 आधार हैं जिसके आधार पे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ये 3 आधार क्या है? पहला आधार है युद्ध। यदि देश युद्ध की स्थिति में चला जाता है तो राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति का मतलब है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ठीक है। दूसरा आधार था बाह्य आक्रमण। यदि कोई विदेशी आक्रमण भारत में हो जाता है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हैं। बाह्य आक्रमण मतलब कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो आपातकाल लग सकता है, जैसे 1965 में हुआ, 1962 में हुआ, या फिर 1971 में हुआ। जो भी घटनाक्रम थी, आपातकाल कई बार लगा भी था। इसके बाद तीसरा कारण था उस समय मतलब 44वें संविधान संशोधन से पहले कारण था यदि आंतरिक अशांति हो जाती है। आंतरिक अशांति, ऐसा महसूस होता है कि आंतरिक अशांति का वातावरण है, तो इस कारण से भी आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, इस कारण से भी आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन अब ये कारण खत्म कर दिया गया है। अब हो गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार थे। बाह्य आक्रमण और युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं थी 1975 में, और वैसे भी 1971 में आपातकाल जो लगा था वो लगातार अभी चल रहा था। अब ये जो आपातकाल है, इसको काला अध्याय क्यों कहा जाता है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। पहले आपको समझना है कि आपातकाल क्यों लगा। इसके लिए हम चलते हैं 1971 में। 1971 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। ठीक है, 1971 में ही बांग्लादेश वाला मैटर भी चल रहा था, बट 1971 में देश में आम चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी जो थी तत्कालीन प्रधानमंत्री, अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को उन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है, अब जब राजनारायण को उन्होंने पराजित किया तो पराजित चुनाव परिणाम के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणामों को चुनौती दे दी और ये दलील दी कि ये 4 साल बाद चुनाव परिणामों को उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने दलील दी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जो जीता है उसका वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जीता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। इस तरीके का मामला जो है निकल के सामने आया। उस पर हम बाद में आएंगे, पहले एक बार मामले को समझिए। तो 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी पाया। टोटल 14 आरोप सिद्ध हुए थे इंदिरा गांधी पे, जिसमें से पहली बार उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का गलत दुरुपयोग, बिल्कुल सही पाया गया। सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल, ये भी पाया गया। वोटरों को घूस देने का मामला, ये भी पाया गया। ऐसे करके कई सारे मामले। ठीक है, इंदिरा गांधी ने वैसे इसे स्वीकार नहीं किया और न्यायपालिका का उपहास भी कह सकते हैं। तो ये मामला जो है रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों से हारने के बाद जो है पूरा का पूरा मैटर ये हुआ था। उस समय जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने ये पूरा का पूरा फैसला सुनाया। तो जब ये पूरा मामला हुआ तो इंदिरा गांधी को बैन कर दिया। 6 साल तक इंदिरा गांधी, आदेश दिया गया कि 6 साल तक इंदिरा गांधी अब चुनाव नहीं, आगे मतलब पद से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा और 6 साल तक वो पद में नहीं रहेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब निर्णय आया तो ये मामले को इंदिरा गांधी ले गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को, इस आदेश को आंशिक रूप से स्थगित भी किया। लेकिन जो उस समय तत्कालीन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी और खासकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों ने
नैतिक आधार पर, मोरालिटी के आधार पर इंदिरा गांधी से त्यागपत्र देने की मांग की कि भाई आप त्यागपत्र दीजिए, आप अपने पद को छोड़िए। और उसी समय एक प्रतिक्रिया आती है कांग्रेस की, या कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी की, कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पर देश में क्या किया गया, आपातकाल घोषित कर दिया। ठीक है, निर्णय कब आया था? निर्णय कब आया था? 12 जून 1975। ठीक है, उसके तुरंत बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को तो बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से इसको स्थगित किया जाता है और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत भी दी। ठीक है, लेकिन 25 जून को जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की बात रही तो तुरंत ही आपातकाल लागू कर दिया गया और ये समय देश के इतिहास में काले अध्याय के तौर पे जाना जाता है। कई कारण हुए, कई सारे घटनाक्रम हुए, बहुत सारे मामले हैं इसमें, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। सितंबर 1976 में आप सभी ने सुना होगा कि पूरे देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें न्यायपालिका को लेकर के जो एक तरीके से बहुत सारी पावर खींच ली गई, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो संविधान के बहुत सारे हिस्सों में बदलाव किए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कई सारे तथ्यों को जोड़ा भी गया, कई सारी चीजें जोड़ी गई, कई सारी चीजें हटाई भी गई। राष्ट्रपति की पावर भी काफी सारी छीन ली गई, सर्वोच्च न्यायालय की पावर भी कई सारी छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे पहले केशव भारतीवाद आ चुका था तो उसने काफी काम सही कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे मामले लगातार होने चालू हो गए और देश में जो है बहुत सारे राजनीतिक लोगों के ऊपर मीसा डीआईए लगाया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, उसके तहत जेल में डालना चालू कर दिया जो भी विरोध कर रहा था। चूंकि जब आपातकाल लग जाता है उसके बाद पूरी की पूरी पावर जो है केंद्र सरकार के पास आ जाती है, तो सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार ने जो भी उस समय सरकार के खिलाफ था उन सबको, ठीक है, जेल में डालना। बहुत सारे जैसे प्रेस के ऊपर नियंत्रण रखा गया, बहुत सारी राजनीतिक संस्थाओं को बैन कर दिया गया। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं ऐसी थी जिनको बैन कर दिया गया, है ना। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को भी देखा जाता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि यह संगठन विपक्षी नेताओं के करीबी है और ये सरकार के खिलाफ है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी समय सिखों द्वारा भी विरोध किया गया। तो ऐसे करके कई सारे मामले सुनने में आते हैं। और आपको फिर आगे का घटनाक्रम यदि मैं बताऊं तो 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया क्योंकि इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि शायद अब चुनाव कर लेना ज्यादा सही रहेगा। आपको पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए पहली बार यहाँ पे बढ़ाया भी गया था। संविधान में भी 42वें संविधान संशोधन से बंद कर दिया गया था कि अब लोकसभा 5 साल की जगह 6 साल रहेगी। कार्यकाल बढ़ाया गया था, बाद में 44वें से वो सारी चीजें हटा दी गई। ठीक है, तो 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया। भंग करने के बाद बोला कि मार्च में लोकसभा के आम चुनाव होंगे, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और 23 मार्च को आपातकाल समाप्त कर दिया गया। तो 25 जून 1975 से लेकर के 23 मार्च 1977 तक आपातकाल का दौर चला। इसके बाद मार्च में चुनाव हुए 1977 में, 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चुनाव हुए। 6वें लोकसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें जनता पार्टी जो थी वो सत्ता पे आ गई। मोरारजी देसाई और बहुत सारे, जो मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही थे और फिर इसके बाद वो चुनाव लड़े और भारत के प्रधानमंत्री बन गए, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पे थे। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या जहां 350 हुआ करती थी वो संख्या 153 पे सिमट गई। तो पहली बार आजादी के 30 वर्षों बाद एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, स्वयं संजय गांधी चुनाव हार गए और इस तरीके से स्थिति काफी बुरी हो गई। ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ठीक है, और कहते हैं जो नई सरकार बनी थी उसने आपातकाल के दौरान जो निर्णय लिए गए थे, डिसीजंस लिए गए थे, उन डिसीजंस के लिए शाह आयोग का भी गठन किया। तो शाह आयोग का गठन
उसी दौरान जो है किया गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है, ये वो मामला है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण मामला, है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित था और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था और राजनारायण द्वारा दायर जो किया गया था, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक निर्णय में इंदिरा गांधी को जीत को अवैध करार दिया, 6 वर्षों के चुनाव में लड़ने के लिए रोक लगा दी और इस निर्णय से भारत में एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया और इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। तो ये पूरा का पूरा मैटर आपातकाल का मुख्य कारण। जब इंदिरा गांधी को लगा कि अब तो मैं रहूंगी ही नहीं गद्दी में, सीट में, तो इससे अच्छा है कि मैं, और कहते हैं इसके पीछे संजय गांधी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो पहली बात तो जब भी फंडामेंटल राइट और आपातकाल की बात होती है तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट फिर खत्म किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मीसा DIR लागू किया गया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, ठूंस दिया गया। आर्टिकल 20 और 21 जो हमेशा बने रहने चाहिए उनका भी जो है खत्म किया गया, उनको भी समाप्त करने किया गया। आर्टिकल 19 खत्म हो गया। तो मौलिक अधिकार जब किसी देश में खत्म हो जाए तो सोच सकते हैं कि वहां के नागरिकों की स्थिति क्या होती होगी। आज हम मौलिक अधिकारों के कारण से ही हम बचे हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट का सबसे ज्यादा हनन आपातकाल के दौरान हुआ। तो देखिए आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ इसमें एक पृष्ठभूमि है इसकी, आपातकाल की पूरी, उस पूरी पृष्ठभूमि को भी आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, जब कभी भी किसी देश में स्थिति खराब होती है, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो या कोई भी स्थिति, सबसे पहले स्टार्ट होता है आर्थिक संकट। आप अपने घर में भी देख लीजिए, घर में तब तक सौहार्द प्रेम है जब तक पैसा है, टाइम टू टाइम पे पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक है। जैसे ही पैसा गड़बड़ होगा सब बिगड़ जाएगा। अभी आप पढ़ रहे हो कि खूब अच्छे से, खूब मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अभी घर वाले पैसे भेजना बंद कर दे, सब कुछ अपने धरे के धरे रह जाएंगे। फिर आपको सर्वाइवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक टाइम की रोटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन दौर होता है। तो वैसे ही देश के साथ भी गुजरा। देश में लगातार आर्थिक मंदी बढ़ती जा रही थी क्योंकि पीछे कई सारी घटनाएं हुई। पहली घटना आपका 1965, उससे पहले 1962, फिर उसके बाद 1971, 3 युद्ध लगातार बैक टू बैक किसी देश में हो, फिर पोखरण और ये सारी चीजें। तो लगातार देश एक दबाव की स्थिति में बन रहा था। कोल्ड वॉर अलग चल रहा था, वैश्वीकरण का ईरा था नहीं, तो आर्थिक मंदी हो गई। आर्थिक मंदी से बेरोजगारी बढ़ने लग गई, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी, देश में अनाज की भी कमी हो गई और इन सभी के कारण से देश में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। और ऐसे में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा जब समर्थन किया गया तो भौतिक रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गंभीर प्रभाव पड़ा। जो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी काफी भंडार में कमी आई, बहुत से संसाधन भी कम हो गए, उनकी दिशा बदल दी गई और डिफेंस सिक्योरिटी को सबसे प्रायोरिटी रख दिया गया। रक्षा में ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चालू कर दिया गया क्योंकि उसके पीछे कारण आपको पता है। एक तो पाकिस्तान एक बड़ा संकट बन चुका था, पाकिस्तान ने इसके बाद ही प्रारंभ किया कश्मीर और इन सब चीजों को अनियंत्रित करना चालू कर दिया उसने। तो रक्षा क्षेत्र हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो 1970-72 के बाद बेरोजगारी और अन्य क्षेत्र कमजोर पड़ने लगे। इसके अलावा 1972-73 में थोड़ा सा मानसून की स्थिति भी बहुत खराब हो गई, जिससे खाद्यान्न संकट भी पैदा होने लग गया। भंडारों की दिशा में कमी आई, संसाधन बहुत कम हो गए, ठीक है, खाद्यान्न की उपलब्धता प्रभावित हो गई और बहुत तेजी से देश के मूल्य बढ़ने लग गए, मतलब रेट, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जब बढ़ी, बड़े पैमाने पर जब आर्थिक मंदी बढ़ी तो औद्योगिक अशांति पैदा हो गई और इस दौरान देश के विभिन्न भागों में हड़तालें शुरू हो गई। देश के विभिन्न भागों में व्यापक स्तर पर 1974 में जो है रेलवे की हड़ताल हुई, देश में छात्र आंदोलन चालू हो गए और इसी दौरान 1973 में न्यायपालिका के साथ भी संघर्ष केंद्र सरकार का चल रहा था। ठीक है, आपको पता होगा 24वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें राष्ट्रपति की पावर थोड़ा सा खत्म की गई कि राष्ट्रपति को अब सभी जो बिल होंगे सब में साइन करना पड़ेगा। मौलिक अधिकार संविधान में संशोधन होता है तो भी उसमें साइन करना पड़ेगा, उस पर वीटो पावर नहीं कर सकते राष्ट्रपति। ऐसे करके कई सारे मामलों को लेकर राष्ट्रपति की पावर 24वें में खत्म हुई। इसके बाद केशवानंद भारतीवाद आया जिसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत निकल के आया, उसमें भी सरकार ने काफी ज्यादा दिक्कतें की। और इसी दौरान मैंने आपको बताया भी था कि 1973 में सरकार ने 3 न्यायाधीश जो थे उनकी वरिष्ठता को दरकिनार किया और न्यायमूर्ति AN रे महोदय थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया।
जब उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया, वरिष्ठता की परंपरा को उन्होंने बदल दिया, तो ऐसे में स्थिति लगातार बदलने लग गई। और इसी दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में इंदिरा गांधी के चुनाव की वैधता पर समाजवादी नेता राज नारायण की याचिका पर सुनवाई किया, उनके पक्ष पर निर्णय दिया और स्थिति खराब होने के कारण से ही देश में आपातकाल लगाया गया। तो बैकग्राउंड में इकोनॉमिक कंडीशन थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे, और इन सब के कारण जब गद्दी जाने का, सत्ता जाने का, न्यायपालिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते गए, तो ऐसे में कहानी आपातकाल के आरोपण की बनी। और निश्चित तौर पर 26 जून को यह प्रभावी हो गया, रात में लगाया गया था। अब देखो आपातकाल से हुआ क्या क्या, थोड़ा सा इसे समझिएगा। सबसे पहली बात, जितना भी प्रेस था, मीडिया था, उस पर सेंसरशिप कर ली गई, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन से पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। ये अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब कोई भी बात छपेगी तो पहले सरकार देखेगी। विरोध करना, हड़ताल करना, सार्वजनिक आंदोलन करने की कोई अनुमति नहीं है। आप विरोध नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, सार्वजनिक आंदोलन नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति के यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सभी संविधान, आर्टिकल 32 ही खत्म हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 भी आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित कर दिया गया, फंडामेंटल राइट निलंबित कर दिए गए, तो ये भी हो गया। 226 सब खत्म हो जाता है। इसके बाद सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने लग गए बहुत तेजी से। और इसके बाद जैसे आरएसएस को लेकर के उसको बैन किया गया, तो एक बहुत बड़ा संगठन है भारत का, है ना, तो एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लग गया। जमात इस्लामी जैसा एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पे, तो ये भी एक कंडीशन था। इसके बाद निवारक निरोध के प्रावधानों का दुरुपयोग होने लग गया। पहले क्या होता था कि गिरफ्तार व्यक्ति को जो है, क्योंकि संवैधानिक उपचार है, कोई गिरफ्तार हुआ, पड़ा है जेल में, ना मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, ना कुछ लगना है। मीसा डीआईआर के साथ एक मतलब प्रॉपर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है आपका, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसका प्रयोग किया गया। तो उससे भी कहीं ना कहीं पे लोगों का शोषण होना, लोग जेलों में भरने चालू कर दिए गए बड़ी तेजी से। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार भी वापस कर दिए। आपातकाल के दौरान जब ये कठोर परिस्थितियां देखी, तो जो पद्म श्री पुरस्कार, अन्य पुरस्कार लोगों को मिले थे, तो लोकतंत्र ही जब खत्म हो गया तो उन्होंने इन पुरस्कारों को भी वापस करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, थोड़ा सा ये क्या से क्या होने लगा। आपातकाल के दौरान पुलिस यातनाएं बहुत ज्यादा हुई, बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई जिनका डेटा तक नहीं दिया गया। गरीबों को मनमाने ढंग से स्थानांतरण किया गया। आप खुद सोचिए, लोग अभी कोविड ही था तो किस तरीके से माइग्रेट होना चालू हो गए, तो स्थानांतरण होने लग गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अनिवार्य, घर में आपके पकड़ के आए, आपकी नसबंदी कर दें। सोचिए, हम सुनने को पाते हैं कि पहले क्या होता था, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, घर में पुलिस आती थी तो खटिया के नीचे या अटरिया में कहीं ऐसे छुप जाते थे अपने आप को बचाने के लिए, खेतों से पकड़ ले जाते थे, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी जबरदस्ती नसबंदी की गई। 1976 में नसबंदी कानून लाया गया। तो ये सब चीजें क्या है ना, इससे क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति आधिकारिक पद पर ना होते हुए प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग हुआ, प्रशासन ने भी बड़े सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया गया, और इन सब कारणों से कहानी बहुत बिगड़ गई। ठीक है, तो आपातकाल में एक व्यापक शोषण को जन्म दिया, और इसका ही परिणाम हुआ कि जब चुनाव हुए मार्च में, तो लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हो, एक नई सरकार बना। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या भारत का लोकतंत्र समाप्त हुआ? आपको लगता है? नहीं, भारत के लोकतंत्र को मिटाना अत्यंत कठिन है। ये पहला सबक हमें जो मिलता है। दूसरा, आपातकाल में जितने भी प्रावधान थे, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत अस्पष्ट हैं संविधान में, जिनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए संविधान में उन्हें स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। आंतरिक अशांति का मतलब ये थोड़ा ना था कि लोग, ये तो आर्टिकल 19 आपको राइट देता है ना कि आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से आप कोई भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आपातकाल लगा देगी सरकार। इतना बड़ा अन्ना मूवमेंट हुआ, पहले तो क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह, पहली स्पष्टता कर दी गई कि यदि
शस्त्रों के साथ विद्रोह किया जाए तो ये माना जाएगा। शांतिपूर्वक विद्रोह को अतांत्रिक अशांति नहीं माना जाएगा। ठीक है। साथ ही ये भी बोल दिया गया कि भैया यदि राष्ट्रपति, क्योंकि ऐसा जानकारी मिलती है कि उस समय पूरा का पूरा जो सचिवालय था, पूरा का पूरा कैबिनेट था, वो सिर्फ एक आदमी के हाथों में नियंत्रित हो गया। कैबिनेट मंत्रियों को पता ही नहीं है। बहुत सारे मंत्री आके उन्हें सुबह पता चला कि अरे आपातकाल लग गया। तो ये बोला गया क्योंकि कैबिनेट का परामर्श मतलब सबका परामर्श ना, एक व्यक्ति का नहीं ना। तो ये भी हुआ कि मंत्रि परिषद के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे देश के राष्ट्रपति। ठीक है। अब एक ये भी था, एक सबक ये भी आपातकाल से लिया गया कि नागरिकों को स्वतंत्रता के मूल्य के बारे में बताने कितनी बड़ी चीज आपके पास है। अभी आप लोग खुद सोचिए, पढ़ रहे हो सब कुछ, अभी आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है फ्रीडम, स्वतंत्र रहना, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपके अंदर हो, आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। इन सब की वैल्यू भी आपको और लोगों को आपातकाल में लग गई। जब तब अभी यहीं पे आप पढ़ रहे हो, पता चला पुलिस आए पकड़ ले जाए, पुलिस आए नसबंदी कर दे, पुलिस का जो मर्जी करे वो कर दे। सोचिए क्या जीवन रहेगा, कितने भय से आप जियोगे, अधिकार ही नहीं। तो कहने का मतलब आपातकाल ने फिर बहुत सारी चीजों को लेकर के देश को सिखाया, बहुत सारी सच्चाइयों को उजागर किया। और यही आपातकाल के सबक के बाद चीजें हुई। जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन दिया बहुत बड़े स्तर पे, और सबसे बड़ा मामला था छात्रों का मुद्दा, बेरोजगारी का मामला, है ना। गुजरात में छात्र जो है अनाज को लेकर, खाना पीने के सामान को लेकर, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारत के विभिन्न हिस्सों में छात्र आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो ये सब जो बेरोजगारी की हालत थी, इसी तरीके से बिहार में भी 1974 में आंदोलन प्रारंभ हुए थे। तो जेपी इस आंदोलन को लीड कर रहे थे 1974 के अंत में। और बाद में ये आंदोलन मंद भी पड़ गया, लेकिन जब इमरजेंसी लग गई तब कहानी बहुत बुरी हो गई, है ना। और जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप जानते हैं, लोकनायक है ना, जिन्होंने बहुत सारी, तो ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं उस समय की, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित, सभी विपक्षी नेता बंदी, दैनिक जागरण की उस समय कटिंग है, तब वही डेट के हैं। इमरजेंसी को लेकर डिक्लेयर्ड द मोरारजी देसाई, अडवाणी, ये अशोक मेहता, वाजपेयी, ये सब अरेस्टेड, ये सब लिखे हुए इसमें। आप उस समय के न्यूज़पेपर देखेंगे। देश में आपातकाल स्थिति की घोषणा, हर कीमत पर राष्ट्र की एकता स्थायित्व की रक्षा, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, है ना। इंदिरा गांधी को वो आप लोगों ने आइडिया सुना होगा कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल घोषित किया। भाई और बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देश की स्थिति, वो मतलब चीजें आपको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा हर जगह धारा 144 लग जाना, राजस्थान पत्रिका का है, हर जगह पे ये इंडियन हेराल्ड उसमें आता था न्यूज़पेपर, तो इस पे भी सारी चीजें ये आई बहुत सारे न्यूज़पेपर पे। बट कहते हैं रात में बहुत सारे न्यूज़पेपर जो सरकार विरोधी या ऐसा कुछ लिख सकते थे, उनकी लाइटें काट दी गई प्रेस की, ताकि न्यूज़पेपर छप ना पाए। ठीक है। जिस दिन आपातकाल लगाया गया उसकी अगली सुबह में न्यूज़पेपरों की लाइट ही काट दी गई। सोचिए कितना बड़ा हो सकता है। और जब गृह मंत्री पहुंचे तो उनसे भी, उन्होंने भी पूछा कि भाई लाइट तो बताएगा कि आपातकाल लग चुका है। तो संजय गांधी की एक बड़ी भूमिका इस दौरान रही और देखी गई। ठीक है। तो चलिए आपातकाल को लेकर के कुछ विषय वस्तु आप लोग सभी लोग कुछ चीजें लिख भी लीजिए। एक इसके लिए मूवी बनी है, आप लोग समय निकाल के देखें। वैसे उसमें इतनी सारी चीजें नहीं, थोड़ा मूवी में मिर्च मसाला होता है। हिंदू सरकार, है ना, हिंदू सरकार आप देखेंगे तो हिंदू सरकार में काफी सारी चीजें डिस्कस की गई है, चर्चा की गई है पूरी मूवी को लेकर के, है ना। नहीं, इतना बुरा हाल नहीं था। नॉर्थ कोरिया तो एक तरीके से विकास के, डेवलपमेंट को लेकर के उनकी एक सोच अलग है। बाकी नॉर्थ कोरिया कभी भारत नहीं बनेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हमारे जो वैल्यू हैं, जो हमारे मूल्य हैं, वो इतने मजबूत हैं कि देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी खत्म नहीं हो। ठीक है। चलिए लिखिए। 21 महीने तक अब आपका आपातकाल रहा है टोटल। हाँ। बेरोजगार और सारे जितने भी मुद्दे थे, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी,
इससे ध्यान हटाने के लिए जो इन्होंने निर्णय लिया वो ज्यादा घातक हो गया। हाँ जैसे वो, तत्कालीन सरकार जो है यदि इन पे काम किया जाता, पहले पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें गरीबी हटाओ आंदोलन जो है पूरा नारा 1971 के चुनाव का मुद्दा ही था गरीबी हटाओ, क्योंकि लेकिन ऐसा फिर था गरीबों को हटाओ वाली कहानी चालू हो गई। इस चीज के लिए हम लोग जिम्मेदार मानते हैं कि देखिए जय राजनीति में कई भारतीय भी हैं जैसे नहीं कि देखो, इंदिरा गांधी एक बहुत ही बोल्ड लेडी थी जो डिसीजंस बहुत कठोरता पूर्वक लेती थी, चाहे वो पोखरण की बात हो या फिर 1971 का जो बांग्लादेश वाला मुद्दा था उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, या यूएसएसआर के साथ वो डील करना, है ना, शांति समझौता करना या सुरक्षा समझौता करना। तो ओवरऑल सारी चीज ठीक है, लेकिन देखो लोकतंत्र सबसे प्रायोरिटी में रहता है। लोकतंत्र इस देश के प्राण है, जुडिशरी इस देश की प्राण है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। मूल्य महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में हम क्या पढ़ते हैं? भगवान श्री राम मूल्यों की रक्षा करने के लिए, अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए, नहीं वो युवराज थे, है ना, हमें त्याग, तपस्या, हमें संघर्ष सब कुछ देखना पड़ता है। कई बार मूल्य आपके बड़े हो जाते हैं। जब मूल्य आप बड़े रखोगे तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहते हो वो आपको हासिल होना मिलेगा। तत्कालीन प्रभाव के लिया दूसरे साल बिल्कुल, बहुत ही है ना। ठीक है, तो आपातकाल को लेकर अब कुछ बातें आप लिख भी लो।